ओके, नाउ चैप्टर 3 पे आते हैं, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो पहला इलस्ट्रेशन है कि जो केपीएल लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है, एक उसका प्रोडक्ट है काइया। इसको के मान के चलते हैं, काइया। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हैप्पी नहीं है अपने करंट परचेजिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम से। देयर हैज़ बिन कंसिडरेबल डिस्कशन एट द कॉर्पोरेट लेवल ब्ला 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 कि अबाउट द यूज़ ऑफ जस्ट इन टाइम, वो जस्ट इन टाइम यूज़ करना चाहता है। तो एज पर द ओपिनियन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से जस्ट इन टाइम उन्होंने समझा दिया कि क्या क्या होता है। ठीक है, जस्ट इन टाइम उन्होंने बता दिया क्या होता है। केपीएल इज़ डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जिसका एफिशिएंसी 95% है। मतलब केपीएल जो है अपने हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे डिपेंडेंट है जिसका एफिशिएंसी 95% है। मतलब अगर 100 घंटे का काम है, 100 आवर्स का काम है, तो वो 95 आवर्स ही करती है, बाकी 5 घंटे वो चाय पानी आराम करती है। ठीक है, लेबर को जो है मिनिमम 4 आवर के हिसाब से पे करना है पर मंथ। 4 आवर के हिसाब से पे करना है पर मंथ, यानी 4 आवर का वो 95% होगा 3800। ये लो, यहाँ पे 3800 उन्होंने दे भी दिया। ठीक है, फॉर अवेलिंग द सर्विस ऑफ 4000। अब 3800 कोई भी आदमी बेयर मिनिमम काम करेगा, पूरा घंटा काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अगर पूरा 4000 घंटा काम कराना है तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा 200 आवर्स के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 45% अपने नॉर्मल रेट से ज़्यादा। यानी अगर 110 नॉर्मल रेट है, 3800 आवर्स के लिए 110 है, तो उसके बियॉन्ड 200 के लिए कितना है, 159.5। कितना, 159.5। यार ये तो जूम ही नहीं हो रहा, छोड़ो, 159.5। तो फॉर अवॉइडिंग दिस ओवर टाइम पेमेंट, अगर इस ओवर टाइम पेमेंट को अवॉइड करना है तो केपीएल को करंट प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान को यूटिलाइज करना पड़ेगा फुल टू द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, सो दैट हाई इन्वेंट्री लेवल इन द मंथ, लोअर डिमांड वुड बी एबल टू मीट द सेल्स। केपीएल पता नहीं मीट द सेल्स ऑफ मंथ विथ हायर डिमांड ऑफ केपीएल। केपीएल हैज़ डिटरमाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ 70 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है 70 पर मंथ है। इन सब का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। केपीएल ने अपने फर्स्ट 6 महीने के लिए डिमांड फोरकास्ट करा है कि जनवरी में 150 आवर्स का डिमांड होगा। वैसे ही फेब के लिए इतना, मार्च के लिए इतना, अप्रैल के लिए इतना, मई के लिए इतना, जून के लिए इतना। ठीक है, कहता है ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट आर इधर फिक्स्ड और आर नॉट ड्रिवन बाय लेबर आवर्स वर्कड। Production and sales occurred evenly during each month, and at present there is no stock at the end of December 22. The labor are paid for the minimum contracted hours in each month irrespective of any purchase system. फालतू की इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा काम कर रही है। तो मैंने अपना इलस्ट्रेशन बुक में खोल रखा है ताकि मुझे बार बार टैब स्विच ना करना पड़े। आई होप आप भी सामने किताब रख लो। सो नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन कि इसको सॉल्व कैसे करना है इजी तरीके से, ताकि आप एमसीक्यू आराम से कर सको। ठीक है, हम इसको जान करते हैं। फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन आर है, मेरा खुद का प्रोडक्शन आर कितना है, 3800 नॉर्मल प्रोडक्शन आर 3800। अब हर जगह 3800 ही रहेगा। 3800, 3800, 3800। ठीक है, 3800, 3800, ये मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन आर है। कह रहा है कि जनवरी में 3800 आर अवेलेबल है, पर मुझे बस 3150 आर की ज़रूरत है। बस 3150 आर की ज़रूरत है, यानी मेरा 3800 माइनस 3150, मेरा 650 जनवरी में क्लोजिंग बच गया। 650 जनवरी में क्लोजिंग बच गया, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो बच गया इसको मैं इस्तेमाल करूँगा ज़रूर फेब के लिए। इसको मैं फेब के लिए ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है फेब में 3760 का डिमांड है। मेरे पास अवेलेबल कितना है, मेरे पास अवेलेबल है 3800
प्लस 650, 3800 प्लस 650 ये अवेलेबल है, ठीक है। और डिमांड कितना है, 3760। तो मेरा क्लोजिंग कितना है, 3800 प्लस 650 माइनस 3760, 690। 690 मेरा इस महीने का क्लोजिंग है, ठीक है। मार्च में मेरा कितना डिमांड है, 4000। अब आप सोचोगे कि तो एक्सीड कर गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग पड़ा हुआ है। 690 प्लस 3800 माइनस 4060, ये हो गया 430, ठीक है। 430 अपना क्लोजिंग आवर्स बच गया। फिर से इस क्लोजिंग आवर को मैं अप्रैल के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो अप्रैल में डिमांड कितना है, 3350 का, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 3800 प्लस 430, तो 880 880 मेरा क्लोजिंग बच गया। कितना डिमांड था, 3350, 3350। मई में कितना डिमांड है, 3650। तो क्लोजिंग कितना बच गया, 3800 प्लस 880 माइनस 3650, 1030 मेरा बच गया एक्स्ट्रा। इस 1030 को वापस इस्तेमाल करूँगा मैं। प्लस 3800 की डिमांड कितना है, 4830, और मेरे पास अवेलेबल कितना है, 4830 एग्जैक्ट अवेलेबल है। तो मेरा क्लोजिंग कितना बच गया, 0, ठीक है। अब मुझे ये हो गया अपने करंट प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से, करंट प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से। तो इसका मैं कॉस्ट कैसे निकालूं। तो देखो, कह रहा है कि क्या थर्ड पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ में उन्होंने कहा लास्ट में कि जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो 70 पर मंथ है। यानी देखो, जैन से लेके फेब तक ये 650 एक तरह से होल्ड हो रहा है, एक तरह से होल्ड पे है 650। सिमिलरली फेब से मार्च तक 690 होल्ड पे है, मार्च से अप्रैल तक 430 होल्ड पे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस होल्डिंग कॉस्ट, इस होल्डिंग का कॉस्ट जो है वो 70 है पर मंथ, ठीक है। अब हमेशा इंटर में आपने पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट हमेशा उसके एवरेज पे लगता है। तो 650 डिवाइडेड बाई 2, 325 इंटू 70 इज 2200। एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, 1 सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो हाँ, जो 650 है उसको एवरेज करके हम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे। यानी 650 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये आ गया 22,000। इसका हमने ले लिया, मैंने कैलकुलेटर में ऐड कर दिया 22,750। 690 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये आ गया, इसका आ गया 24,150। फिर 430 का 430 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये आ गया 15,000। सॉरी, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या। 650 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, 22,750, ठीक है। उसके बाद 690, अच्छा सॉरी, 690 थोड़ी ना होगा ये, मैंने यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे मैं, एक सेकेंड। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा। यानी दूसरे मंथ के लिए 690, दूसरे मंथ के लिए 690 प्लस 650, हमने ये डराइव वैसे ही तो किया था, हमने 3800 प्लस 650 माइनस 3760 करा था, वो मैंने लिखा नहीं पर करा वही था। तो 690 प्लस 650 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ठीक है, ये हो गया 40,900। उसके बाद 430 प्लस 690 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये हो गया 39,200 प्लस कर दिया मैंने 880 प्लस 430 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये हो गया 45,850। उसके बाद 1030 प्लस 880 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये हो गया 66,850। उसके बाद 1030 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, ये हो गया 36,050। तो यानी मेरा जो करंट प्लान में कॉस्ट लग रहा है 257,600, ठीक है। नाउ कंपनी जो है जस्ट इन टाइम करना चाह रही थी, तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि जस्ट इन टाइम के केस में कितना कॉस्ट लग रहा है, तब हम बताएंगे
कि जस्ट इन टाइम बेनिफिशियल है या नॉन जस्ट इन टाइम, ठीक है। सिमिलरली अब एक सेकेंड इसी पे कर दें क्या। इसे पे कर देते हैं, ठीक है। अब जस्ट इन टाइम यानी जितना डिमांड आया उतना ही कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से हम आवर्स डिमांड करेंगे, यानी हम उन्हें सीधा अपनी कंपनी में 3,800 घंटे के लिए नहीं रखेंगे। जितना डिमांड आया उतने के लिए ही रखेंगे, उतने के लिए ही रखेंगे, बात समझना। तो डिमांड कितना आया 3,150 का, 3,150 का। वन सेकेंड, एक सेकेंड देना। हाँ जी, तो हाँ मैं कह रहा था कि जितने का डिमांड आया उतने का ही कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखेंगे, ठीक है। तो यानी मेरा 3,150 का डिमांड आया तो मैंने 3,150 ही उनसे काम करवाया। तो क्या मेरा क्लोजिंग कुछ बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है 3,760 का डिमांड और मैंने उतना ही काम कराया, तो क्या मेरा क्लोजिंग बचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मार्च में कितना आया? 4,060 का आया, ठीक है। तो मेरा कुछ क्लोजिंग बचना चाहिए? नहीं। पर यहाँ पे मेरा क्लोजिंग नहीं बचेगा, यहाँ मेरा ओवर टाइम होगा। मेरे पास अवेलेबल कितना है? देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में कर कितना सकता हूँ? 3,800, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा काम करवाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। भले ही मैं जस्ट इन टाइम में जितना डिमांड आ रहा है उतना ही काम करा रहा हूँ, लेकिन पेमेंट का टर्म्स अभी भी उतना ही है। यानी अगर 3,800 से ज़्यादा काम करवा रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कितना ज़्यादा काम कराया? 3,800 काम करवा सकता था, 3,800 तक मैं काम करवा सकता था नॉर्मल आवर रेट में। पर 4,060 डिमांड आने की वजह से मुझे 260 एक्स्ट्रा आवर्स काम कराने पड़ रहे हैं, 260 एक्स्ट्रा आवर्स काम कराने पड़ रहे हैं। अब हमें पहले पता था कि देखो डिमांड 260 एक्स्ट्रा की है, पर जो लेबर है वो तो 95% ही काम करते हैं, तो उनसे कुछ और एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा। यानी 260 डिवाइडेड बाई 90%, हमें एक्चुअली में उनसे 273.6 आवर्स एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा, ठीक है। 273.6 आवर्स एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा। तो इसका हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, ना कि इसका प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना? 159.5 के हिसाब से। तो 273.6 इंटू 159.5 के हिसाब से 273.6 इंटू 159.5 के हिसाब से 436, ये हो गया 43639.2, इतना हमें एक्स्ट्रा पे लग रहा है। अब आते हैं अप्रैल में, ये हो गया मार्च का ख़त्म। यहाँ पे अप्रैल में 3,350 का डिमांड है, तो सिमिलरली यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं बचेगा। मार्च में 3,650 का डिमांड है, तो सिमिलरली यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं बचेगा। जून में 4,830 का डिमांड है और हमारे पास अवेलेबल कितना है? 3,800। तो 3,800 माइनस 4,830, 1,030 एक्स्ट्रा आवर्स कराने पड़ेंगे। पर अभी ये पूरे आवर्स नहीं है, डिवाइडेड बाय 95% हमें 1,084.2 आवर्स एक्स्ट्रा कराने पड़ेंगे और प्रीमियम इसका पे होगा, ठीक है। इंटू 159.5 इंटू 159.5, ये हो गया 172929,
2929.9, ठीक है। ये प्लस ये कितना होगा, प्लस 43639.2, ये हो गया 172929.9 प्लस 43639.2, ये हो गया 216, ये हो गया 216569। पहले कॉस्ट लग रहा था 257, अभी लग रहा है 216। फ़ायदा कितने का है, 257,600। मेरा 41,030 रुपये का फ़ायदा है। तो क्या मुझे जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आसान था, इतना ही था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2। 1 सेकेंड। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं। कहता है कीवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है स्पेयर पार्ट जिसे एंड कैन बी कॉल्ड हाई वॉल्यूम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। द कंपनी इज यूजिंग सिस्टम ऑफ total productive management for maintaining and improving the integrity of the manufacturing process. There are several different automated manufacturing machines located in the plant through which the manufacturing of spare part is done and supplied to cater the demand. ज्ञान दे दिया बस हमें इन्होंने। कहते हैं 12 घंटे की शिफ्ट है टू प्रोड्यूस अ स्पेयर पार्ट। उस स्पेयर पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 12 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में 3 15-15 मिनट की ब्रेक्स हैं और एक 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। प्रोडक्शन स्केड्यूल्ड फॉर ऑटोमेटेड मशीन। कहता है जो साइकिल है वो 10 सेकंड का होता है और एक साइकिल में 3360 स्पेयर पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक सेकेंड, यानी एक साइकिल 10 सेकेंड का है और स्पेयर पार्ट जो है 3360 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल कितने सेकेंड्स लग रहे हैं? टोटल लग रहे हैं 3300, टोटल लग रहा है 33,600 सेकेंड्स, ठीक है। चलो, स्क्रैप जो है 75 यूनिट का हो गया, यानी इसमें स्क्रैप जो है 75 यूनिट का हो गया। इस 33,360 में जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसमें स्क्रैप 75 यूनिट हो गया। अनप्लैंड डाउन टाइम 36 मिनट का है। हमें OEE कैलकुलेट करना है, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट देन। यहाँ पे आता हूँ। चलो, तो OEE कैलकुलेट करने के लिए OEE इज इक्वल टू A इंटू P इंटू Q, ठीक है। A यानी अवेलेबिलिटी, P यानी परफॉर्मेंस, Q यानी क्वालिटी। अवेलेबिलिटी कैसे निकलता है? एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय प्लान्ड टाइम इंटू 100। ये हो गया अवेलेबिलिटी अगर आपको निकालना है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अवेलेबिलिटी यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस निकालना है तो डैट इज़ स्टैंडर्ड टाइम जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगना चाहिए था और एक्चुअल टाइम जो लगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी यानी कितना हमने प्लान किया था और कितना लगा, और परफॉर्मेंस यानी कितना लगना चाहिए था और कितना लगा, और क्वालिटी यानी कितना गुड्स प्रोड्यूस किया और कितना ख़राब हुआ, कितना अच्छा हुआ, उसमें से कितने अच्छे यूनिट्स हैं, यानी कितना गुड्स हमने प्रोड्यूस किया टोटल यूनिट्स और कितना गुड्स उसमें से अच्छा निकला, यानी गुड यूनिट्स इंटू 100। इसका भी अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ये हो गया आपका OE। फिर उसको AP को A इंटू P इंटू Q कर देंगे, देन यू विल गेट द OE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो अब A निकालते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक्चुअल टाइम। हम पहले A निकालते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एक्चुअल टाइम और प्लान टाइम। तो एक्चुअल टाइम और प्लान टाइम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल टाइम यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला जो 12 घंटे का शिफ्ट था, 12 घंटे का शिफ्ट था यानी मिनट्स में करते हैं, ठीक है। 12 घंटा इंटू 60, वी हैड 720 मिनट्स। वी हैड 720 मिनट्स इन द फर्स्ट प्लेस। उसमें 3
15 मिनट का ब्रेक था, यानी 15 इंटू 3 45 मिनट, 45 मिनट इससे माइनस कर देंगे। और एक 10 मिनट का ब्रेक था, 10 मिनट माइनस कर देंगे, यानी 720 माइनस 45 माइनस 15, सॉरी 720 माइनस 45 माइनस 10, यू हैव 665। ये हो गया प्लान्ड। प्लान्ड क्यों हुआ ये, इसको प्लान्ड क्यों बोलेंगे? देखो, आप जब स्टैंडर्ड आर, जब प्लान आर, आप जब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आप आर प्लान कर रहे होगे, तो आपने ऑब्वियसली ब्रेक्स को कंसिडर करा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने ये कंसिडर तो करा ही नहीं होगा कि 700 मजदूर जो है वो 720 घंटे काम करेंगे। ऑब्वियसली कोई मजदूर काम नहीं करेगा, सबको आराम की चाय पानी की ज़रूरत होती है, तो आपने ये प्लान ज़रूर करा होगा। ठीक है, 665 ऐसे निकलता है प्लान टाइम। क्या इस 665 में और माइनस हो सकता था? देखो, देखते हैं। साइकिल टाइम 10 सेकेंड्स है, ये रेलिवेंट नहीं है। अनप्लान डाउन टाइम, नाम में ही है अनप्लान्ड डाउन टाइम, ये प्लान हो ही नहीं सकता। और अपने पास कोई टाइम नहीं है, तो अपना टोटल प्लान टाइम हो गया 665। ठीक है, प्लान टाइम हो गया। अब 80 निकालते हैं, इसी में से देखते हैं एक्चुअल टाइम क्या हो सकता है। एक्चुअल टाइम इसमें क्या हो सकता है? हाँ, 665 मेरा प्लान था, लेकिन एक्चुअली कितना लगा? 36 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से 36 माइनस करेंगे, तो ये होगा 629। देखो, हमने प्लान करा था कि 665 आवर्स लगने चाहिए, मिनट्स लगने चाहिए, लेकिन अनप्लान डाउन टाइम की वजह से एक्चुअल टाइम 629 मिनट्स लगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो हमें पीटी निकल गया, 80 निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमारा पीटी निकल गया, 80 निकल गया, हमें चाहिए एसटी निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम? कह रहा था एक साइकिल में 10 सेकेंड होते हैं और उसमें 3360 स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी टोटल अगर यानी टोटल लग रहा है 3360 इंटू 10 सेकेंड, 33,600 सेकेंड्स टोटल लग रहे हैं 3360 मैन्युफैक्चर्ड स्पेयर पार्ट्स के लिए। इतने सेकेंड्स लग रहे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 33,600 डिवाइड बाई 60, 560। ठीक है, यानी अगर एक स्पेयर पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं, तो 3360 स्पेयर पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 33,600 सेकेंड लगने चाहिए थे, यानी 560 मिनट लगने चाहिए थे। पर आपने प्लान करा 665 मिनट का और एक्चुअल लगा 629 मिनट। नाउ हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। 80 कितने का था? 629। प्लान कितने का था? 665। तो 629 डिवाइडेड बाई 665 इज़ 94.58%। ठीक है, 94.58%। देन वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ 560 डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम जो था 629। 629 इंटू 100, यानी 560 डिवाइडेड बाई 629 इंटू 100, दैट इज़ 89। ठीक है, 1 सेकेंड, 89। ठीक है, तो ये हो गया 89.03%, 89.03%। देन वी हैव गुड यूनिट्स एंड टोटल यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्रैप हो गया था 75, यानी हमारा टोटल स्पेयर पार्ट था 3360 और स्क्रैप हो गया था 75, यानी 3360 में से गुड यूनिट्स कितना है? -75 कर दो, 3285। इसको डिवाइड करेंगे 3360 से, यानी ये आ गया 97.77%। तो अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 97.77%। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 94.58 मल्टीप्लाइड बाय 89.03 मल्टीप्लाइड बाय 97.77 इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ये हो गया 82.32%। ये हो गया ओ ई इज इक्वल टू 82.32%। ठीक है, ऐसे निकालना है। नाउ लेट्स सी
आंसर क्या है? आंसर क्या है? ये रहा हमारा 94.59 हमारा भी निकला था, परफॉर्मेंस 89.03 हमारा भी निकला था, 97.77 और 82.32 निकला था हमारा 82.32 निकला था, 97.77, 89.03, 94.58। ठीक है, ऑलमोस्ट मैच ही हो गया, ऑलमोस्ट क्या है इसमें। तो दिस इज इलेस्ट्रेशन नंबर 2। नाउ अब इलेस्ट्रेशन 3 पे आते हैं।